नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और भारत के एक ऐसे शानदार दौर की बात करते हैं जिसे अक्सर इसका स्वर्ण युग कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। आइए साथ मिलकर देखते हैं कि इस साम्राज्य ने हमारी कला, विज्ञान और संस्कृति पर अपनी इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ी। लेकिन ये इतना बड़ा नाम स्वर्ण युग आखिर क्यों? मतलब उस दौर में ऐसा क्या खास था कि इतिहासकार उसे ये उपाधि देते हैं? बस यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 1700 साल पहले, 320 ईस्वी के आसपास, जब उत्तर भारत की राजनीतिक जमीन पर एक नए और बहुत शक्तिशाली साम्राज्य का सूरज उग रहा था। देखिए, इस साम्राज्य की नींव तो श्रीगुप्त ने रख दी थी, पर उसे एक छोटी सी रियासत से एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदलने का जो असली काम था, वो किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। उन्होंने ही शादियों और जीतों के जरिए इसकी एक मजबूत, एक असली नींव रखी। अब देखिए, कोई भी साम्राज्य अपने शासकों के बिना तो महान नहीं बनता, है ना? तो चलिए अब मिलते हैं गुप्त वंश के उन ताकतवर और दूर की सोचने वाले शासकों से, जिनकी वजह से ये साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है समुद्रगुप्त का। इन्हें इतिहासकार वीएस स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। सोचिए, ये उपाधि ही अपने आप में उनकी सैनिक ताकत और कभी ना हारने वाले जज्बे की पूरी कहानी कह देती है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, और उनकी इन शानदार जीतों का एक बहुत ही जीवंत ब्यौरा हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में। ये इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है, और इसे लिखा था उनके दरबारी कवि हरिशेन ने। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। इतिहास इन्हें विक्रमादित्य की महान उपाधि से जानता है, और ये वो समय था जब गुप्त साम्राज्य न सिर्फ अपनी सैनिक ताकत बल्कि धन दौलत और संस्कृति के भी शिखर पर था। उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट क्या थी? वो थी शकों पर एक डिसाइसिव विक्ट्री, एक निर्णायक जीत। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इस एक जीत ने साम्राज्य की सीमाओं को सीधे अरब सागर तक पहुंचा दिया, और पश्चिमी बंदरगाहों पर कब्जा होने से व्यापार के नए रास्ते खुल गए, मतलब और ज्यादा समृद्धि। और इस कड़ी में अगला अहम नाम है स्कंदगुप्त का। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो स्कंदगुप्त ने एक रक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने मध्य एशिया से आए खूंखार हूणों के हमलों से साम्राज्य को बड़ी कामयाबी से बचाया और उसे बिखरने से रोक लिया। तो ये तो साफ है कि शासक महान थे, लेकिन सिर्फ सैनिक जीते ही किसी युग को स्वर्ण युग नहीं बनाती। तो चलिए अब जरा उन वजहों को खंगालते हैं जिनके कारण गुप्तकाल को सच में स्वर्ण युग कहा जाता है। आखिर वो कौन सी उपलब्धियां थीं जो इस दौर को इतना खास बनाती हैं? इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह थी एक बहुत ही कुशल और व्यवस्थित शासन प्रणाली। पूरा साम्राज्य प्रांतों में, जिन्हें भुक्ति कहते थे, फिर जिलों में, जिन्हें विषय कहते थे, और फिर गांवों में बांटा गया था। इससे होता यह था कि हर लेवल पर शासन चलाना आसान था और लॉ एंड ऑर्डर बना रहता था, और यही स्थिरता तरक्की की नींव बनी। किसी भी साम्राज्य की ताकत का अंदाजा उसकी अर्थव्यवस्था से लगता है, और गुप्त साम्राज्य इस मामले में बहुत मजबूत था। इसका सबसे बड़ा सबूत है बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करना। ये सिक्के सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थे, बल्कि ये साम्राज्य की जबरदस्त दौलत और उसकी स्थिरता की निशानी भी थे। तो ये मजबूत अर्थव्यवस्था आई कहां से? इसके दो मेन पिलर थे। एक, उन्नत खेती, जो लोगों का मुख्य काम था और साम्राज्य को आत्मनिर्भर बनाता था, और दूसरा, फलता फूलता व्यापार। देश के अंदर भी और रोम जैसे विदेशी साम्राज्यों के साथ भी मजबूत व्यापारिक रिश्तों ने इकोनॉमी को लगातार आगे बढ़ाया। लेकिन गुप्त काल की जो असली चमक है ना, वो उसकी सैनिक या आर्थिक ताकत में नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों में है। इसी दौर ने हमें कालिदास जैसे महान कवि दिए, जिनकी अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं आज भी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। इसी युग में आर्यभट्ट जैसे जीनियस वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया और ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और यहीं पर नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, जो ज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर बना। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी ये युग कमाल का था। इसी समय में पहली बार पत्थर के मंदिर बनाने की नागर शैली विकसित हुई। अजंता की गुफाओं में जो अद्भुत चित्रकला है, वो अपने चरम पर पहुंची। लेकिन सबसे खास बात थी धार्मिक सहिष्णुता का माहौल। यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी शाही संरक्षण मिला।
पर इतिहास का एक नियम है कि हर उरूज का एक ज़वाल होता है, हर उत्कर्ष का एक अंत होता है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये महान साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। देखिए, ये पतन रातों रात नहीं हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो साम्राज्य शिखर पर था, उसे स्कंदगुप्त ने होड़ों के हमलों से बचाया तो जरूर, लेकिन इन लड़ाइयों ने शाही खजाने को बहुत कमजोर कर दिया। उनके बाद जो शासक आए वो उतने काबिल साबित नहीं हुए, और बस लगातार बाहरी हमलों के दबाव और अंदरूनी कमजोरियों की वजह से एक समय का विशाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया। तो अगर इसे संक्षिप्त में देखें तो पतन के 3 मुख्य कारण थे। पहला, उत्तर पश्चिम से हूणों के विनाशकारी और लगातार हमले। दूसरा, स्कंदगुप्त के बाद काबिल और दूरदर्शी शासकों की कमी। और तीसरा, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी तो स्थानीय गवर्नरों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, जिससे साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। और आखिर में ये सवाल कि ठीक है, साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी विरासत आज भी जिंदा है। विज्ञान में शून्य का सिद्धांत हो, कालिदास का साहित्य हो, मंदिर बनाने की कला की शुरुआत हो, ये सब गुप्तकाल की ही तो देन है जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि एक साम्राज्य जो सदियों पहले समाप्त हो गया, उसकी विरासत आज भी इतनी जरूरी और प्रासंगिक क्यों बनी हुई है। शायद इसका जवाब ही इसे सच में स्वर्ण युग बनाता है।